First of all, a very good afternoon to everyone. In our last two classes, we had started off this chapter, Sectors of Indian Economy. And I told you that what is the meaning of this chapter is कि जो हम कहते हैं the country is developed, the country is underdeveloped, the country is developing. So what are the factors? Where do people work? From where do we get the money or revenue? और हम उसको कैसे calculate करते हैं? That all comes under what we call as sectors of मतलब कि economy. And sectors का मतलब हो जाता है हम इन areas को divide करते हैं. First is on the basis of the goods और सर्विसेज, मतलब जिस तरीके का सामान वो प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एंड वी डिवाइड इट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विसेज. प्राइमरी, द वन विच वी गेट फ्रॉम द नेचर. सेकेंडरी, जो हमारे नेचर से मिला है उसको हम मैन्युफैक्चर करके किसी और चीज में चेंज करते हैं. एंड टेरिशरी आर सर्विसेज, यानी ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, मतलब एनीथिंग जो इन दो सेक्टर्स को हेल्प करता है टू गेट टू गो टू द कंज्यूमर एंड गेट द मनी. देन वी ऑल्सो सॉ दैट नॉट बिगिनिंग से, जब हम अपने इवॉल्व करते हैं इकोनॉमी को, तो शुरू में मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग एज एग्रीकल्चरल और फार्म लेबर्स ओनली, या उनके अपने एग्रीकल्चर, अपने फार्म्स थे. जैसे जैसे मशीनें आई, द पीपल स्टार्टेड यूजिंग द मशीन्स एंड मेनी ऑफ द पीपल शिफ्टेड टू सेकेंडरी. फॉर द पास्ट 100 years there is a shift towards tertiary, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने से ज़्यादा सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देन वी ऑल्सो स्टडीड दैट व्हाट आर द रीजंस. एक, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, गुड सर्विसेज, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इसीलिए टेरिशरी सर्विसेज हमारे ज़्यादा हैं. जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ रहा है, वी नीड गुड फूड, टूरिज्म, एजुकेशन. सो इसीलिए टेरिशरी सर्विसेज की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रहा है. नाउ विद इंटरनेट, IT, वी आर एबल टू गेट क्लोजर टू ईच अदर, इसीलिए भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है. एंड दैट इज वाई टेरिशरी सेक्टर इज नाउ गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस. बट अगर हम लोग देखें the graph which I had showed last class में, that most of the people till date, 40% people are still working in agriculture. Now मतलब कि it is not bad कि लोग agriculture में काम कर रहे हैं. No, we are not saying that agriculture is bad, or it is because agriculture में जितने लोग काम करते हैं उतने की ज़रूरत नहीं है. We don't require this much of people in agriculture. We can, उनमें से कुछ लोगों को they can shift to manufacturing or tertiary also. And that is what we had studied in the last class. हम लोगों ने पढ़ा था that tertiary sector से हमें सबसे ज़्यादा revenue मिलता है. But the people who are employed are more in agriculture. In agricultural sector there are more people than needed, और उसको हम बोलते हैं disguised unemployment. And this is one of the very important question from the board point of view. What is disguised unemployment? Disguised मतलब हमें लगता है the people are actually working, but they are not working. There is no need. They are working because they are free. अगर हम 5 में से 3 जनों को निकाल भी देंगे तो भी वो फार्म उतने ही 2 जनों से उतने ही टाइम में हो जाएगा. वो जो बाकी 3 है, they don't have any employment.
So how can we create the employment? By increasing the education sector, by increasing the health sector, by improving the tourism sector, then also by having more एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज अगर होगा, जैसे इरिगेशन, तो ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, बिकॉज इरिगेशन होगा, वहाँ पाइपलाइन आएगी या फिर वहाँ डैम होगा, तो द पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट. देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक डेयरी फार्मिंग, बी कलेक्शन, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, तो पीपल विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड. ये तो हमारे हैं लॉन्ग टर्म में, मतलब हम लॉन्ग टर्म में कैसे एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. अब अगर इमीडिएटली हमें करना है तो हम क्या करें? तो द गवर्नमेंट हैज टेकन द मेजर जिसको हम कहते हैं अंडर राइट टू वर्क. द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And according to this, any person, this is only in the rural areas, जो इंसान अपना नाम रजिस्टर करवाता है with the ग्राम सभा, the person gets a guaranteed employment for 100 days. और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, अगर गवर्नमेंट वहाँ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रही है, then the person gets employment allowance. उसके साथ 1/3 of the jobs are reserved for women. The jobs are given within 15 kilometers radius. उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है. And this has been implemented in around 650 districts in India. और जैसे जैसे लोगों को नौकरी मिल जाती है, they go from this. Today we will be starting the sectors on the basis of the working conditions. मतलब लोग काम करते, मैंने आपको बोला एग्रीकल्चर में काम करते, तो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज सेक्टर है या डिसऑर्गेनाइज्ड. मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, टेरिशरी में काम करते हैं, तो वहाँ वर्किंग कंडीशन कैसा होता है. On the basis of what we call as employment conditions, मतलब कुछ एरियाज में, जैसे एग्रीकल्चर में अगर आप काम करता है एक लेबर, तो एक तो उनकी सैलरी कम होती है. द वेरी फर्स्ट इज देयर सैलरी इज वेरी लो. दे डोंट गेट सैलरी, दे गेट वेजेस. हम सैलरी नहीं बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजेस. आज काम किया, आज उनको पैसा मिल गया, कल काम किया, कल उनको पैसा मिल गया. सेकेंडली, दे डोंट गेट द हॉलीडेज. जैसे if they want to go for some say उनको घर में छुट्टी नहीं मिल रही है, उनके घर में तबीयत खराब है, मैरिज है, they don't get holidays. अगर उनको हॉलीडेज मिलेगी तो उनकी जो तनख्वाह होगी वो काट ली जाएगी, जो उनकी सैलरी होगी, जो वेजेस होगा वो काट लिया जाएगा. Then if they are ill, they don't get any help. अगर वो कल को नौकरी छोड़ देते हैं तो उनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलता. एंड ये सारा जो है, दिस ऑल कम्स अंडर डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं. मेनी ऑफ द एग्रीकल्चर, इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड टेरिशरी में भी ऐसे, जैसे कॉबलर्स हैं,
आपके घर के बाहर जो रेडी बिछाते हैं, दे आर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड. मान लो कि इफ दे आर उनकी कोई ऐसी कोई एज नहीं होती कि दे हैव टू रिटायर, बट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपके बड़े सारे रूल्स होते हैं. कंपनी रूल, लेबर लॉ, कंपनी एक्ट, सैलरी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, पीएफ एक्ट, पेंशन एक्ट, ग्रेचुटी. मतलब हर कंपनी को जो भी लोग वहाँ उनके यहाँ पे काम करते हैं, इफ द पर्सन हैज वर्कड फॉर मोर देन 3 months, 90 डेज से ज़्यादा अगर उसने काम किया है, तो उस इंसान को पीएफ मिलता है. यानी कि उसका नाम, पीएफ इज अ काइंड ऑफ सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपकी जो कंपनी है वो भी पैसा जमा करती है और आप भी करते हो. मान लो आपकी सैलरी 1,000 रुपये है, तो 100 रुपीज फ्रॉम योर सैलरी एंड 100 रुपीज द कंपनी विल बी डिपॉजिटिंग इन पीएफ. और आप उसमें से लोन भी ले सकते हो. अगर मान लो कल को आप नौकरी छोड़ते हो, तो आप उस पीएफ अकाउंट को अपनी दूसरे वाली कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो. व्हेन यू रिटायर, आपको वो पूरा पीएफ का पैसा मिल जाता है इन लमसम. सेम इज ग्रेचुटी. इन सम कंपनीज आपको घूमने फिरने के लिए यू गेट द एलटीसी फैसिलिटीज. आप जाओ घूमने. किसी किसी कंपनी में हर साल मिलता है, किसी किसी कंपनी में 2 साल के एक बार मिलता है. आप जाओ अपनी फैमिली के साथ. आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है या फिर आपकी कंपनी उठाती है. You have the medical benefits, you have the leave benefits. That is disorganized sectors. Let us examine, आपके पेपर में 3 marker question है, difference between organized and disorganized sector. Let us examine another way of classifying these activities. Kanta works in an office. She attends the office from 9:30 to 5. She gets a salary regularly. In addition, she also gets provident fund, जो मैंने अभी आपको बताया, PF as per the rules laid by the government. She gets medical and other allowances. She does not require to go to offices on Sunday. That's a paid holiday. She was given an appointment letter जिसमें उसकी सारे terms लिखे. Kamal is Kanta's neighbor. He is a daily wage in a nearby grocery shop. बट उसके आने और जाने का कोई टाइम नहीं है. सुबह 7:30 जाता है, रात को 8 बजे आता है. He gets no other allowance other than wages. He is not paid for the holiday days he does not work. यानी कि जब छुट्टी ली है तो उसको नहीं मिलेगा. He has therefore no leave or paid holidays, nor he was given any formal letter. He can be asked by the employer to leave anytime. This is the difference between organized and disorganized or unorganized sector. Organized sectors में आपके जो है you have certain rules. Kanta works in an organized sector means where the terms of employment are regular. They are registered. ये सारे आपको पेपर में लिखना पड़ता है, all of these. They are registered by the government and have to follow the rules and regulations like Factory Act, Minimum Wages Act, gratuity, shop establishment. It is called organized because it has some formal process and procedure. मर्जी से आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते हो. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. Workers in the organized sector enjoy security. सबसे पहले उनको security का मतलब होता है उन्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है. They have a fixed number of hours. Like office के hours होते हैं 9 to 6 और 10 to 6 और 9 to 5.
If they work, they have to be paid overtime. They also get certain benefits जो मैंने अभी आपको बताया, paid leave, payment during holiday, PF, gratuity. They are supposed to get medical benefits. The factory managers has to ensure facilities like drinking water, safe working. When they retire, the workers get pension also. But not in all the company the pension is given. But they are given gratuity, they are given PF, they are given other allowances. In contrast, Kamal works in the unorganized sector. It is characterized by small and scattered, which is outside. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी इंडस्ट्रीज हैं, those who are not registered under any kind of, those who are not registered under any kind of act. There are rules and regulations, but they are not followed. Jobs here are low paid. उनको डेली वेजेस होते हैं, मतलब 2 दिन नहीं आए तो 2 दिन की छुट्टी काट ली जाएगी. There is no provision for overtime, paid leave, holiday leave due to sickness. जैसे मैंने आपको बताया, इनफैक्ट उनको नौकरी से निकाल देते हैं, बीमार थे ना तो घर में बैठे. They are mistreated. Employment is not secured. People can be asked to leave without any reason. When there is less work, जैसे आपके सीजन्स में कभी कभी काम नहीं होता, some people may be even asked to leave. A lot of depends on the whims of the employer. Whims मतलब उसकी मर्जी. This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs. जैसे मैंने आपको कहा, आपके घर के बाहर जो ठेला लगा रखा है, जो कॉबलर है, या फार्मर्स हैं, या they don't have any rules and regulations. और इसी की वजह से these people, these workers are exploited. चलो, जो लोगों का अपना काम है वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग छोटे छोटे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एटलीस्ट दे शुड बी गिवन सम बेनिफिट्स. हमारे यहाँ सेक्टर्स वही है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिशरी है, लेकिन इन मेनी ऑफ द प्राइमरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स द पीपल आर नॉट पेड प्रॉपरली. आपको याद होगा व्हेन आपका जो है पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, lakhs of people, lakhs of migrant laborers had to flee away from the places, क्योंकि उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था. वो लोग यहाँ से बिहार तक पैदल गए थे. Believe me, they walked for kilometers because उनके पास पैसा था ही नहीं. उनको बोल दिया गया भाई अब तो लॉकडाउन लग गया, जाओ अपने घर. बट दिस वॉज नॉट देयर विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. हाँ, उनकी भी सैलरी काटी थी, उसमें भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इस तरीके से नहीं थे. उनको दे वर एंश्योर्ड कि मिनिमम सैलरी उनको दी जाए. बट इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स द पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. ये हमारा जो है नुकसान होता है. ये आपका जो है, दिस इज योर 5 marker question which has come in the paper many times. उसमें तो आपका आया था डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. इसमें तो आपका आया था डिफरेंशिएट बिटवीन या फिर आपके आ सकता है classify sectors on the basis of working conditions. तो अगर आपका working conditions में आएगा तो you have to write organized and disorganized sectors. अगर आपका goods and services आता है production तो you have to write primary, secondary and tertiary sector. So how to protect the workers in the unorganized sector? अभी recently the government has introduced MSME Act
जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की है कि जो छोटे छोटे आपकी जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी इस एक्ट के अंडर लेकर आए और इन वर्कर्स को जो है प्रोटेक्शन मिले। देन हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि देर आर मेनी एक्सपोर्ट यूनिट्स जो फॉरेन कंपनी ने हमारे यहाँ स्टार्ट कर रखे हैं। दे डोंट फॉलो द इंडियन फैक्ट्री एक्ट, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड, तो उसको भी जो है इंश्योर किया जा रहा है। नाउ फर्स्ट, the organized sector offers jobs that are the most sought after. Sought after मतलब जिसको सब लोग पसंद करते हैं, but the employment opportunities are less. वहाँ पर आपको जो है इतने लेबर्स की या फिर इतने क्राफ्टमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। It is also common to find many organized sectors in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow law that protect laborers. वो जानबूझकर भी करते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो दे हैव टू पे द टैक्सेस, तो वो दिखाते ही नहीं है कि दे आर मतलब कि दे आर अंडर दिस एक्ट। As a result, large number of workers are forced to enter the unorganized sector job, which is very low. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. Their jobs are not secure and have no other benefits. How are the workers exploited in unorganized sector? Since 1990, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sectors. They are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earning, क्योंकि जितनी जितनी हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो नौकरी तो निकाल देते हैं। सो वी नीड टू हैव द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। Who are these vulnerable people? आपको मैंने अभी बताया, in the rural areas, the landless agricultural laborers, small farmers, sharecroppers. Sharecroppers मतलब sharing the work, मतलब जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम आपको हमारी ज़मीन रेंट पर दे देंगे, आपको इसमें ये वाली सब्जी या फिर ये वाला फसल उगाना है एंड यू हैव टू गिव इट एज रेंट। मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिजन्स, आर्टिजन्स मतलब वीवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि आप सोच सकते हो 80% पीपल आर इन द डिसऑर्गेनाइज्ड। These farmers need support through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural input, credit, storage. In the urban areas, unorganized sectors हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो मैंने भी आपको बताया कि हमारे यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। Those who come under any, उनको वैसे तो they come under MSMED Act, they have to come under MSMED Act. This is Micro, Small, Medium Enterprise Development Act. बट बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर करते ही नहीं, वो ये सोचते हैं कि हम रजिस्टर करेंगे तो हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे, उनको ये नहीं पता है कि दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेडलोड वर्कर, हेडलोड मतलब जो सर पर उठाकर ले जाते हैं, पॉटर्स, गारमेंट मेकर्स, हमारे यहाँ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग आर मोर अंडर द एक्सपोर्ट यूनिट्स। ऐसा ये वाला सेम ऐसा एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन में भी है, सेम। Small scale industry also needs government support for raw material, marketing of output,
These casual workers in both areas need to be protected. तो हम क्या कर सकते हैं इनको प्रोटेक्शन करने के लिए? What are the things that we can do? There are many things that the government can do. सबसे पहले तो the government can ensure minimum wage जो है वो कर सकते हैं. गवर्नमेंट जो है इनको मिनिमम वेज के अंदर लेकर आ सकता है. दैट कैन बी डन, विच इज नॉट डन इन अवर कंट्री. देन द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंश्योर पेनाल्टीज. इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके लिए जैसे हमारे यहाँ जन धन योजना है. जन धन योजना में क्या है? एनी पर्सन कैन ओपन द सेविंग्स बैंक अकाउंट विदाउट एनी मनी. तो ऐसे स्कीम्स लेकर आ सकते हैं. We also find majority of workers from scheduled caste, tribes, backward communities in these or. Besides, एक तो उनको पैसा कम मिलता है, they also face social discrimination. So that is why protection and support to the organized sector workers is necessary. सिर्फ economically नहीं, even social development के लिए भी, इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी. So till now we have studied sectors on the basis of goods and services, sectors on the basis of the working condition. अब हमारा आता है लास्ट, sectors on the basis of the ownership. है वही प्राइमरी भी आपका या तो इट विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट. जैसे हमारे बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. देन देर आर प्राइवेट फार्मर्स ऑल्सो. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन आपका टाटा स्टील्स जो है वो टाटा रतन टाटा का है. सो है वही प्राइमरी, वही सेकेंडरी, वही टेरिशरी, लेकिन उसको कौन ओन करता है? एंड वी डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट. वैसे जॉइंट वेंचर भी है, बट अभी आपके में है पब्लिक एंड प्राइवेट. नाउ द वर्ड पब्लिक का मतलब होता है दैट सेक्टर which is owned by government for the welfare of the public. सामान पब्लिक में भी वही चीज बनती है, प्राइवेट में भी बनती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में कुछ स्पेशल भी है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, जिससे कि जो कॉमन पीपल है दे गेट द बेनिफिट्स एट चीप रेट्स. क्योंकि प्राइवेट जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर प्रॉफिट मेकिंग. Another way of classifying the economic activities on the basis of who owns the assets. Assets मतलब जो आपकी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इनको हम assets बोलते हैं. It is the public difference between public sector and private sector. In the public sector, the government owns most of the assets and provide all the services. जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स, रेलवे है, some of the banks are private, some of the banks are public sector. In the private sector, ownership of assets and delivery of services are in the hands of private individual, like Reliance India. Railways, post office, आपके public sectors. Steel authority, Tata Iron and Steel, टिस्को और रिलायंस जो है वो आपका. ये पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आया था? ये आया था so you have to fill in this. क्योंकि स्टील अथॉरिटी, BHEL, these are all government owned companies, whereas आपके टाटा, रिलायंस, ये सारे जो हैं आपके प्राइवेट कंपनीज, they work for money. Activities in the private sectors are guided with the motive of earning profit. हाँ, ऐसा नहीं कि they don't, they also
रिलायंस ने बड़े सारे प्रोजेक्ट लिए हैं। अदानी को अभी रिसेंटली गुजरात का जो पूरा एयरपोर्ट उसको रिवैम्प करने का प्रोजेक्ट मिला है, बट ऑल दे डू एट द कॉस्ट ऑफ मनी। जब गवर्नमेंट करती है तो दे डू सो दैट द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट चीपर रेट्स। टू गेट such services we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes to meet the expenses on the services. Modern day government spend on a range of activity. There are several things which needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at reasonable. अब आप अगर टाटा को बोलो या फिर रिलायंस को बोलो, they will not give you. Why? Some of these need spending large amount of money. उनके पास भी पैसा तो होता नहीं है. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even if they provide these things, they would charge a higher rate. For example, construction of road, bridge, railway, harbour, generating electricity, providing irrigation. That is why government have to undertake heavy spending and ensure these facilities are available for everyone. There are some activities which the government has to support. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. अब अगर मान लो आप रोज़ आप जिस मतलब कि ट्रेन में जाते हो, इफ़ इट इज़ ओन्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन, नेचुरल है कि वो बहुत सुंदर होगा, बट फिर आपको पेमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी. The private sector may not continue their production or business unless government encourage. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale, might have to shut. So the government here steps in by producing and supplying electricity at rates which industries can afford. मान लो any private industry जो है, it is taking charge of the इलेक्ट्रिसिटी, तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होंगे वो लोग कैसे पे करेंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा चार्ज करेंगे. तो द गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है. द गवर्नमेंट गिव्स डिस्काउंट. कुछ अमाउंट गवर्नमेंट खुद पैसा डालती है और कुछ हमसे लेती है, लेकिन प्राइवेट आदमी क्या करेगा, वो पूरा हमसे ही लेगा. सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज the wheat and rice from farmers at a fair price, जिसको हम कहते हैं MSP. जब भी आपका जो है, जैसे अभी खारिफ सीजन स्टार्ट होगा, उससे पहले गवर्नमेंट अनाउंस करता है इस साल हम वीट को 2 रुपये पर किलो लेंगे, राइस को 1 रुपये किलो लेंगे करके. तो जितना भी आपका फार्मर्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बिक जाए, दे कैन सेल इट. दिस it stores in its godown and later on sells to the ration shops. तो जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपना राशन कार्ड होता है, इट्स नॉट गरीब, जो राशन के थ्रू खरीदना चाहते हैं उनको सस्ते में मिल जाता है, बट द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम कॉस्ट. लेकिन it protects both farmers and consumers. There are large number of activities which are the primary responsibility of the government. Providing health and education facilities. Not everyone can go to the public schools. Not everyone can go to the government hospitals. Specifically in the rural areas, people do not go to these areas. Running proper schools and providing quality education. अगर आप चाहते हो कि बच्चे पढ़े लिखें, सर्व शिक्षा अभियान. Elementary school education compulsory. The government has to provide the service. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. This is because we don't get the quality education. In the rural areas, you don't find the schools. To
get the health benefits. They have to move from one city to another. मेरे को याद है once I had gone to AIIMS, तो वहाँ पर मैंने एक फैमिली देखी, and this is the truth. The family told me, मतलब वो पूरा परिवार वहीं पर था एम्स में, नीचे पीछे की तरफ, अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर वहीं पर उनकी मदर खाना बना रही थी। तो वहाँ पर कोई इंटरव्यू हो रहा था, तो दे सेड दैट दे हैव बीन स्टेइंग देयर फॉर मोर देन 6 months। उनकी मदर का ऑपरेशन है नेक्स्ट, और वो वापस जाकर नहीं आ सकती, इसलिए यहीं पे रुके हुए। That means in the rural areas you don't have government hospitals or private hospitals. आपको पता है, once you go to the private hospital, what will they do? MRI, CT scan, X-ray, blood test. एक गरीब आदमी ये पैसा कहाँ से निकालेगा? Therefore, it is even for the small, छोटे छोटे जो आपकी मतलब बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी वहां पर they don't have, they have the quacks. Quacks होते हैं नकली डॉक्टर. And this is very important that the government opens more schools, more medical colleges, more medical centers. हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे villages हैं जहाँ पर आपके primary health centers नहीं हैं. And it is responsibility of the government because the private cannot be there. पहले तो private लोग वहाँ पर जाएंगे ही नहीं because they will not be getting the profit. Secondly, even if they go, they will be charging high. Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and quarter of them are critically ill. हमारे यहाँ पल्स पोलियो, मतलब कि this was done. हमारे यहाँ IMR, that is infant mortality rate. The children who die before the age of 1 year. This is because बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगता है, मदर को वैक्सीनेशन नहीं लगता है, तो द चिल्ड्रन दे डाई, उनको खाना पीना नहीं मिलता है, मदर्स आर malnourished, दे आर अंडर एज्ड, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो द चिल्ड्रन डाई बिफोर 1 year. So you can see that the IMR, infant mortality rate, is higher than some of the poorest region of the world. Then the government also needs to pay attention to safe drinking water, हाउसिंग फैसिलिटीज़. अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था सबका घर अपना घर करके. फूड एंड न्यूट्रिशन, इट इज़ अ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग. यानी कि in this chapter we have seen that what is the condition, why India is called as a developing nation, not as a developed nation. The reason is, in every country we will be having 3 sectors, primary, secondary, tertiary, the public sectors. अच्छा, इंडिया का जो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, हम उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. What is the meaning of mixed economy? In countries like US, the industries जो हैं, they are owned by private people. और इसको हम बोलते हैं, जहाँ प्राइवेट पीपल इन चीज़ों पे पैसा लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट. इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट जो है, इट इज ओनिंग ऑल द इंडस्ट्रीज, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट. But in India, some companies, some manufacturing sectors are owned by government, some are owned by private. इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. We don't call it as capitalist economy or socialist economy.
like US is capitalist. वहाँ पे क्या है? The industries are owned by the big people. Then they give the taxes. वो जो taxes, वो जो revenue है, उससे government जो है अपना खर्चा चलाता है. हमारे यहाँ पर due to the historical factors, there are not many capitalists. अभी तो फिलहाल के लिए we have many people who are in the top folks, बट बहुत सारे नहीं हैं. इसीलिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट और देन गवर्नमेंट, इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री. इंडिया हैज़ इलिटरेसी का जो रेट है वो भी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई स्लोली द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दीज सेक्टर्स, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सके. when they are not ill, when they are educated, they would be getting better employment opportunities. The government has to ensure, they have to make some policies, जैसे इंडस्ट्री ज़्यादा हो, टूरिज्म को बढ़ाएं, they can improve the health sector, they can improve the education sector. इससे उनका दो काम एक साथ हो जाएगा. The first is they would be providing the education or health, or secondly they can also provide the employment. हमारे यहाँ many of the people who study from here, they go abroad. वो लोग बाहर चले जाते हैं. The reason is they don't get job here. Job मिलती है, बहुत कम मिलती है. Many of the small shops have to be closed down. अगर हम अपनी मतलब कि we are opening our own industry or we are opening our own, but we don't get the support. हमें support नहीं मिलता है. आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो the banks ask you many questions. The bank ask you many kinds of formalities. Some of the people do not have these formalities, so they have to close down. जैसे पैंडेमिक आया था तो many people had lost their livelihood. So the government has to ensure that such things don't happen. And we are also able to, हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, they are getting employment. There are better conditions of employment. Employment is not essential. They should get a better opportunities. They should get surety of their employment. They should get some benefits. And on the last, that is on the basis of the ownership, India is having a mixed economy. Some of the industries like SAIL, then establishments like railways, they are all owned by the government. On the other hand, there are many companies which are owned by the private people. लेकिन private people जो होते हैं उनका काम होता है to give you the services or the goods for profit. So they will not be giving you anything for free. But the government has to ensure, क्योंकि इंडिया में सबके पास इतना पैसा नहीं है. So the government has to ensure कि health, education, transport, some of the basic needs are given by the government at a subsidized rates. So this is what we call as sectors of Indian economy.